काबिल इज्जत मेरे लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मंच पे बैठे हुए मेरे चाचा डीडीसी ढांगरी ठाकुर रमेश्वर सिंह साहब, हमारी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर सुंदरबनी कालाकोट के जनाब विपिन पाल शर्मा जी, मास्टर शमशेर जी, और जितने मंच पे बैठे हैं, अगर मैं सबका नाम लूंगा मुझे 2 मिनट का वक्त है। जितने सीनियर एनसी कांग्रेस के साथी, ब्लॉक प्रेसिडेंट, यूथ के सब लोगों को मेरा आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत बड़ा मशहूर हूँ कि मेरे वालिद साहब के जाने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने और मियाँ साहब ने मेरे सिर पे हाथ रखा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उमर साहब, आज मुझे लगता है कि मेरे वालिद जिंदा है, क्योंकि जितने लोग हैं वो सब वालिद का रोल प्ले कर रहे हैं। ठाकुर यशपाल सिंह साहब की जगह खड़े हुए आज सारे लोग। सर, जब मैं नॉमिनेशन भरने गया तो मेरे आंखों में आंसू भी आए, पर जितने लोग मेरे साथ नॉमिनेशन बनाने गए उन्होंने मुझे एक बात बोली, अगर ठाकुर यशपाल सिंह साहब चले गए हम सब ठाकुर यशपाल सिंह साहब की जगह का हाथ बढ़ाएंगे। तो उमर साहब, तकलीफें बहुत है, मुश्किलात बहुत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ के नौजवानों के साथ बहुत ही बेइंसाफी हुई है, कालाकोट सुंदरबनी के नौजवानों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि जब आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठेंगे तो इन नौजवानों की सुनवाई करेंगे। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हम लोग, एक बात बताना चाहता हूँ मैं अपने साथियों को, हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की बननी है, ये बात तय है, और उमर अब्दुल्ला साहब ने चीफ मिनिस्टर बनना है। हमने उमर साहब से अपने काम करवाने हैं। उमर साहब, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, सुंदरबनी के लोगों को मैंने यकीन दिलाया है कि कालाकोट और सुंदरबनी में अगर आप लोग मुझे विधानसभा में भेजते हैं, 50% का काम मैं सुंदरबनी के लोगों को करूंगा और 50% कालाकोट के लोगों को करूंगा बराबरी में। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सर, यहाँ लोगों को बहुत मुश्किलात है। मेरे डेली वेजर भाई जो आपके हुकूमत में यहाँ पे लगाए गए थे अभी तक पक्के नहीं हुए जनाब। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि जब हमारी हुकूमत बनेगी तो इन लोगों का कुछ सोचा जाएगा, इन गरीब लोगों का कुछ सोचा जाएगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ इस मंच से, और मैं इजाजत चाहूंगा, मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ और मैं आपको सच बोलता हूँ, आज मुझे अपने वालिद साहब की कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आप लोग मेरे वालिद का रोल प्ले कर रहे हो, सब लोग साथी प्ले कर रहे हो। मैं आपको एक यकीन दिला के जाऊंगा इस मंच से कि आपको मैं दूसरा ठाकुर यशपाल सिंह बन के दिखाऊंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा, आप लोगों से, आप लोगों के दिन रात काम करूंगा, आप लोगों के बीच में रहूंगा, गमी में खुशी में आप लोगों के बीच में रहूंगा। एक शेर अर्ज करूंगा, और मैं, हमने उमर अब्दुल्ला साहब को सुनना है, हमने अपने लीडर को सुनना है। मैं एक शेर बोलूंगा अपने वालिद साहब और सब बुजुर्गों के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए एक शेर अर्ज करूंगा। जिंदा रहो तो ऐसे हर इंसान एहतराम करे, जिंदा रहो तो ऐसे हर इंसान एहतराम करे, मरो तो ऐसे दुश्मन भी तुम्हें आज याद करे। सर, काफी लोग एमएलए साहब को छोड़ के 2014 में चले गए थे, इन सब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस वापिस ज्वाइन कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख को हमारी हुकूमत भी बढ़ेगी और ये वाली सीट भी हम आपकी झोली में देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने कसर ना छोड़ी तुझे मिटाने में, किसी ने कसर ना छोड़ी तुझे मिटाने में, खुदा खुद मुहाफ़िज़ रहा तेरा हर जमाने में। सब चेहरे बेनिकाब कर गया, सब चेहरे बेनिकाब कर गया, अजीब शख्स था लाजवाब कर गया। जनाबे उमर अब्दुल्ला साहब, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। मेरे नौजवान साथी, कालाकोट सुंदरबनी से आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार हमारे नौजवान और होनहार यशु, हमारे सीनियर साथी डीडीसी डोंगरी ठाकुर रमेश्वर सिंह जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ सबसे सीनियर साथी और लीडर
जनाब विपिन पाल शर्मा साहब, कालाकोट म्यूनसिपालिटी के साबिक प्रेसिडेंट जनाब विजय सूरी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक शर्मा साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब प्रोफेसर वकार साहब, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के आए हुए तमाम अहदेदारान, इस बड़े से जलसे में शमूलियत करते हुए मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। कभी कभी यकीन नहीं होता कि 10 साल का अरसा गुजर गया है, जबकि मैं यहीं पे खड़े होके 2014 में अपने साथी और यशु के वालिद साहब के लिए यहाँ खड़े होके वोट मांग रहा था। रशपाल सिंह साहब ने उस वक्त तो सिर्फ कालाकोट था, कालाकोट की खिदमत की, कालाकोट के लोगों की नुमाइंदगी की, और जब तक वो यहाँ थे हमें इस बात की परवाह नहीं थी कि आपके लिए बात कौन करेगा, कौन लड़ेगा, कौन आपके हकूक जो है हासिल करेगा, क्योंकि हमें मालूम था कि रशपाल के रहते रहते आपकी आवाज़ कभी कमज़ोर नहीं होगी, रशपाल के रहते रहते आपके हकूक के लिए जो है आवाज़ उठाई जाएगी और आपके काम होते रहेंगे। लेकिन भगवान को उनका और हमारे दरमियान रहना जो है कबूल नहीं था। कल उनके यहाँ हमारे बीच में से जाने का 4था साल जो है वो मुकम्मल होगा, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि वो हमारे दरमियान है। और यशु को उनके कदमों पे चलते हुए उनका मिशन पूरा करने की कोशिश करते हुए आज मुझे कम से कम इस बात का एहसास है कि कालाकोट सुंदरबनी के लोग जो हैं आप अकेले नहीं होंगे, आपके मुतालबे जो हैं आपके मुतालबे नहीं रहेंगे, आपके मुश्किलात नहीं रहेंगे। यशु इनकी तमाम टीम, इनके साथी जो हैं दिन रात मेहनत करके आपकी नुमाइंदगी, आपकी खिदमत और आपके मुतालबे जो हैं वो हल करके रहेंगे। इस 10 साल के अरसे में जहां 4 साल पहले हमें रशपाल को खोया, उस बात का तो हमें दुख है, एहसास है, लेकिन इस 10 साल के अरसे में जम्मू कश्मीर ने भी बहुत कुछ खोया है। जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर रहा नहीं जो जम्मू कश्मीर इससे 10 साल पहले था। जम्मू कश्मीर के नक्शे को देखें, वो नक्शा नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता बाकी मुल्क के साथ था वो रिश्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, वो रियासत नहीं है। जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख जुड़ा हुआ था, आज लद्दाख हमारा हिस्सा नहीं है। और इसके बरक्स हमें बहुत कुछ कहा गया था, बहुत वादे किए गए थे, बहुत यकीन दिलाए गए थे। हमें कहा गया था कि हमारी तरक्की में रुकावट अगर है तो 370 है। हमें कहा गया था कि हमारे बच्चों के रोजगार में अगर कोई रुकावट है वो 370 है। हमें कहा गया था कि हमारे बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने में अगर रुकावट है वो 370 है। हमें कहा गया था कि हमें साफ पीने का पानी नहीं मिलता क्योंकि 370 है। हमें कहा गया था कि यहाँ ये माइन चल नहीं सकता क्योंकि 370 के वजह से कोई और यहाँ आके इस पे काम करना नहीं चाहता। हमें कहा गया था कि कालाकोट सुंदरबनी में नई नई फैक्ट्रियाँ खुलती, नए नए उद्योगपति आते, टाटा बिरला जैसे लोग आके यहाँ फैक्ट्री लगाते, लेकिन उनके काम में रुकावट सिर्फ ये 370 है। 5 अगस्त 2019 को आखिरकार बीजेपी ने यहाँ से 370 हटाया। चलिए किया, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या हासिल हुआ, क्या मिला? अगर कि 370 इन सब चीज़ों में एक रुकावट के तौर पे बनी हुई थी, इसको हटाने के बाद अगर वो रुकावट हटाई गई तो खुदारा हमें बताइए ना, कालाकोट सुंदरबनी के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद क्या तरक्की हासिल की? बेरोजगार नौजवान आज भी बेरोजगार,
हमारे डेली वेजर आज भी डेली वेजर, हमारे आशा वर्कर आज भी आशा वर्कर, हमारे स्कूलों में जो खाना बनाने का काम करते हैं मिड डे मील की स्कीम के तहत, जिनको महीने के सिर्फ 1000 रुपए मिलते हैं, वो 1000 रुपए भी वक्त पे नहीं मिलते। कभी 6 महीने 8 महीने उनको इंतजार करना पड़ता है, तब जाके इनको पैसे मिलते हैं। हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को अभी भी जंगलों पे जो हक मिलना चाहिए था नहीं मिलता। आज बिजली का निजाम जो है वो आपके सामने है। साफ पीने का पानी मुहैया नहीं। यहाँ सुंदरबनी के लोगों ने अपने लिए असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी मांगी थी, ठीक है ना। हम उस हद तक जा नहीं सके थे अपनी हुकूमत पे। हमने तहसीलें दी, हमने नियाबत बनाए, हमने ब्लॉक बनाए, हमने और काम किए। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की ताकत हमारे पास थी नहीं। लेकिन ये जो बीजेपी वाले हैं, खुदारा इनसे पूछिए ना, ताकत तो इनके पास थी, हुकूमत दिल्ली में इनकी थी, डिलिमिटेशन कमीशन इनके हाथों बनी। आखिरकार मसला इससे हल नहीं होता कि आपने सुंदरबनी को नौशहरा से अलग करके कालाकोट के साथ जोड़ दिया तो सुंदरबनी के मसले हल हो गए। कहाँ हुए? लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह ठाकुर साहब ने, यशु ने अपनी तकरीरों में आपको कहा, 2024 में 26 में दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन जो है बिठाई जाएगी और उस वक्त इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो हम सुंदरबनी को अपना असेंबली हल्का दे देंगे, ताकि आपका अपना एमएलए हो, आपका अपना नुमाइंदा हो और आपके मुतालबे हल हो। लेकिन तब तक मैं सुंदरबनी के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आप इस नौजवान को यहाँ से जितवा के कामयाब करें। ये दिन रात सुंदरबनी के लोगों की मेहनत करके आपके मुश्किलात और आपके मुतालबे हल करेगा, क्योंकि मुतालबों की कमी नहीं है, परेशानियों की कमी नहीं है। यहाँ रोजगार के हवाले से बात की, मुझे वो दिन याद है जब हमारी हुकूमत थी, जब हम इन दूर दराज इलाकों में इसी तरह हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस के डीजी साहब को भेजा करते थे। डीजी साहब के तरफ से वहाँ स्पेशल भर्ती का कैंप लगता था, नौजवानों की जो है लाइन लगती थी। वहाँ पे अगर उनका छाती बराबर, कद बराबर, तो डीजी साहब मौके पे जो है दस्तखत करके नौजवानों को पुलिस में दाखिल किया करते थे। आज 10 साल का अरसा हो गया। बताएं मुझे जनाब, कालाकोट सुंदरबनी में कहीं पे डीजी साहब के तरफ से रिक्रूटमेंट का सिलसिला रहा? यहाँ कालाकोट सुंदरबनी से लोग फौज में जाते थे। इन बीजेपी वालों के जरिए जो अग्निवीर का स्कीम बना, उस अग्निवीर के तहत आज नौजवान फौज में जाने के लिए भी तैयार नहीं है, वो सिलसिला भी बंद। सरकारी मुलाजमत के लिस्ट आज निकलते नहीं, जब निकलते हैं तो उनमें धांधली का इल्ज़ाम होता है, इल्ज़ाम के बाद उन लिस्टों को रद्द किया जाता है और मेरे नौजवान जो है बेरोजगार रह जाते हैं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर आपके वोटों से यशु कामयाब हुआ, अगर आपकी दुआओं से, प्रार्थनाओं से 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, तो हम पहले महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में 1 लाख सरकारी मुलाजिम जो है लगाने का काम करेंगे। हम दोबारा इन दूर दराज इलाकों में डीजी साहब को भेज के यहाँ डायरेक्ट भर्ती जो है पुलिस में कराने का काम शुरू करेंगे। यहाँ तालीम के हवाले से बात हुई। अरे वो दौर था जब विरासत में हमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के बच्चों बच्चियों के लिए मुफ्त तालीम का निज़ाम रखा था। स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हमारे बच्चे बच्चियां जो है मुफ्त तालीम हासिल करते थे। इन बीजेपी वालों ने पिछले 10 साल के अरसे में इसको तहस नहस किया। हमने अपने मंशूर में अपने बच्चों से, अपने बेटियों से वादा किया कि हमारी हुकूमत आई तो हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक दोबारा बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। इसी तरह बिजली को लेके आपकी शिकायतें रहती हैं कि बिजली का निज़ाम खराब है। यहाँ 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट रहता है, लेकिन बिजली का बिल हर महीने आपके घर तक पहुँचा दिया जाता है।
और जब ठाकुर रशपाल सिंह साहब मेरे साथ थे, जब वो आपके एमएलए थे, जब वो यहाँ किसान बोर्ड के चेयरमैन थे, उस वक्त बिजली के बिल 200, 250, 300 रुपए से ज़्यादा महीने का बिजली का बिल होता नहीं था। आज देहात के इलाकों में भी महीने का बिजली का बिल 1700, 1800 रुपए, उससे कम बिजली बिल आता नहीं है। महंगाई के वजह से लोगों की कमरें टूटी हैं। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि कम से कम इस बिजली का जो आपके ऊपर दबाव बना हुआ है वो कम हो जाए। इसी तरह हमने आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि आपके घर में चूल्हे जलें। हमने आपसे वादा किया है कि हम दोबारा राशन कार्ड के जरिए मिट्टी का तेल और चीनी जो है वो फराहम करना शुरू करेंगे। हम राशन का स्केल बढ़ाएंगे। जो मैंने गुजर बकरवाल भाइयों के हवाले से बात की थी, आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक होना चाहिए था। इन बीजेपी वालों को ने आप लोगों को इन हकूक से महरूम रखा। हमारी हुकूमत बनेगी तो इन जंगलों पे सबसे पहला हक आप लोगों का होगा, फिर किसी और का होगा। इसी तरह हमारे मंशूर में कई और बातें हैं जो हमें लगता है आपके रोज़मर्रा के मुतालबे और मुश्किलात जो हैं उनसे हल होंगे। चाहे वो डेली वेजर को रेगुलराइज करने का हो, परमानेंट करने का हो, चाहे सोशल वेलफेयर स्कीमों के तहत, बहुत सी बातें हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आप सुबह से इस तड़पती हुई धूप में बैठे हुए हो, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त आपका और लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, मेहरबानी करके अपने वोट का जो है आप सही इस्तेमाल करिए। अपने वोट को तकसीम ना होने दें। इन बीजेपी वालों ने यशु के घर को तकसीम किया हुआ है इस घर के साथ कि आपके वोट तकसीम हो जाएं। जो बीजेपी वाले हमेशा हमारे ऊपर खानदानी राज का इल्जाम लगाते हैं, वो बताएं ना, गालाकोट सुंदरबनी में जब उनको उम्मीदवार ढूंढना पड़ा तो जनाब रशपाल सिंह के खानदान के अलावा उनको कोई नजर नहीं आया। इसी से पता चलता है कि यशु और इनके खानदान ने आपकी कितनी खिदमत की है।